Good morning, all of you, and my respected staff, and name director, and name staffs, officers. मैं भारत यादव, प्रशिक्षण अधिकारी, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर, उत्तर प्रदेश। आज का हमारा जो टॉपिक्स है बेवल गियर, जिसके मैंने ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रखे हुए हैं। इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेवल गियर्स, टाइप्स ऑफ बेवल गियर्स एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ बेवल गियर्स, फॉर्मूलेज एंड कैलकुलेशंस। जैसा कि प्रीवियस टॉपिक्स में मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर बताया था, जिसमें स्पर गियर, हेलिकल गियर, बेवल गियर, वर्म एंड वर्वेल गियर एंड डिफरेंट टाइप के चेंज गियर। इसके अलावा मैंने आपको डिफरेंट टाइप के जनरेटिंग मैन्युफैक्चरिंग गियर किस तरह से हम मैन्युफैक्चर करते हैं डिफरेंट मेथड के तरीके से, वो मैंने आपको बताया था। चाहे वो पाउडर मेटलर्जी हो, मोल्डिंग हो, बाय स्टैंपिंग हो, सैंडिंग मेथड हो एंड मशीनिंग मेथड। जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि मशीनी स्टेट में हमारे एनएसकेएफ मशीनी सीआईटी सिलेबस में मिलिंग मशीन का टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप थ्योरिकल टॉपिक्स अप्रोक्सीमेटली 50 आवर एंड approximately 250 hours milling machines operations and indexing and gear cuttings के लिए है। मिलिंग मशीन में डिफरेंट टाइप्स के आप जो टॉपिक्स आप देखते हैं, चाहे टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन हो, टाइप्स ऑफ कटर्स, मेथड ऑफ इंडेक्सिंग एंड टाइप्स ऑफ गेयर्स, इसमें हमको डिफरेंट टाइप्स के लर्निंग आउटकम मिलते हैं, जिसको आप डिफरेंट टाइप के असाइनमेंट प्रोसीजर के तरीके से इसको अचीव करते हैं, चाहे वो फॉर्मेटिव असाइनमेंट हो, चाहे समेटिव असाइनमेंट हो। और इसी के अलावा चूंकि ये डिफरेंट टाइप्स के जो भी आप गियर कटिंग्स करते हैं, ये दूसरे ट्रेडों से आपको सेपरेट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स का आप अदर ट्रेडों की जो या मशीनिस्ट ट्रेड में जो लेथ मशीन है, उसमें डिफरेंट टाइप से आप गियर काट सकते हो डिफरेंट अटैचमेंट की सहायता से, चाहे स्पर गियर हो, हेलिकल हो, बेवल गियर हो। लेकिन वो टेम्परेरी बेसिस रहता है। एक्चुअली जो गियर कटिंग के लिए जो ऑपरेशन जो परफॉर्म करेगा, वो मशीनिस्ट ट्रेनिंग ही कर पाएगा। चाहे मशीनिस्ट ट्रेनिंग के लिए चाहे सीटीएस चाहे सीआईटीएस ट्रेनिंग हो, मिलिंग मशीन में डिफरेंट टाइप से गियर कटिंग, इंडेक्सिंग मेथड्स और डिफरेंट टाइप्स के गियर ऑपरेशन परफॉर्म करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा लास्ट टॉपिक्स में मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स के स्पर गियर कैलकुलेशंस एंड डिफरेंट टाइप्स के हेलिकल कैलकुलेशंस एंड उसके बेसिक टर्मिनोलॉजी, जैसे टाइप्स ऑफ गियर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। स्पर गियर किसे कहते हैं, जिसके एक्सिस के पैरेलल जो टीथ कटे रहते हैं उसको हम स्पर गियर बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसमिशन मोशन के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इसके अलावा मैंने आपको हेलिकल गियर बताया था। स्पर गियर में डिफरेंट टाइप्स उसके एलिमेंट्स रहते हैं, आउटसाइड डायमीटर, पिच डायमीटर, सर्कुलर पिच सर्कल, अडेंडम, डिडेंडम, वर्किंग डेप्थ, फुल डेप्थ, कोल्डर एडेंडम, कोल्डर थिकनेस। डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, जिसको डिफरेंट कैलकुलेशन जरूर आप डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। इसी तरह से मैंने आपको हेलिकल गियर के बारे में भी बताया था, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के हेलिकल एंगल होने की एंगल होने की वजह से इसके जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो स्पर गियर से सेपरेट रहते हैं। जैसे मैंने आपको नॉर्मल मॉड्यूल पिच, नॉर्मल सर्कुलर पिच और नॉर्मल डायमीटर पिच पे आधारित रहते हैं।
जिसके डिफरेंट सूत्र या फार्मूले की सहायता से आप हेलिकल गियर को मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। इसमें कटर सिलेक्शन और टैन ऑफ हेलिक्स का विशेष रोल रहता है, जिसकी वजह से आप हेलिकल गियर परफॉर्म कर पाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है बेवल गियर। A bevel gear is in which the teeth are cut on a conical surface, that is, the teeth are inclined toward its axis. The teeth are radiating from the apex. Bevel gear are cut on a conical plane. जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि जो बेवल गियर है, इसके डेथ मशीन पे इसके कॉनिकल सरफेस को, इसको फेस एंगल के अकॉर्डिंग इसको मेंटेन किया जाता है और इसी कॉनिकल सरफेस या कोनी परिधि पर बेवल गियर को काटा जाता है। क्योंकि बेवल गियर डिफरेंट टू एक्सिस जो गियर हम ट्रांसमिशन मोशन के लिए यूज करते हैं, वो किसी भी एंगल और 90 डिग्री में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। एक बिंदु पर अगर उनको बढ़ाया जाए तो कहीं कहीं जाके वो मिलते हैं। क्योंकि बेवल गियर में कॉनिकल सरफेस होने के नाते और इसका जो लार्ज एंड डायमीटर रहता है, उससे इसका साइज लिया जाता है। और जब टीथ हम जब काटते हैं, इसका जो रूट एंगल जो सेट किया जाता है, उसमें डिफरेंट टाइप्स के इसके जो एंगल्स हैं, जो उसका लार्ज डायमीटर रहता है उसकी तरफ और जो स्मॉल एंड डायमीटर रहता है, तो दोनों तरफ का जो थिकनेस रहता है सेम नहीं रहता है, मीन्स क्रॉस सेक्शन सेम नहीं होता, जिसकी वजह से इनको डिफरेंट टाइप्स के नंबर, फर्स्ट एंगुलर मूवमेंट, सेकंड फ्लैंक मूवमेंट, देन सेकंड एंगुलर मूवमेंट के थ्रू इनको डिफरेंट नंबर ऑफ पोजीशन में हम इसको काटने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैनुअल मशीन पे काटना इनको थोड़ी नंबर ऑफ टाइम्स और काफी डिफिकल्ट रहता है, लेकिन फिर भी मैनुअल मशीनों से काटा जा सकता है। अदरवाइज इसका ज्यादातर मास प्रोडक्शन पर पे हम बेवल गियर जनरेटिंग मशीनों का ही उपयोग करते हैं। The tooth side decrease from the back and two are the aspects. The elements such as addendum, full depth, pitch diameter and stud diameter. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके मैक्सिमम जो एलिमेंट्स हैं, जो फार्मूलेस हैं, वो एज ए स्पर गियर हिस्स को कैलकुलेट करेंगे, आर मेजर विद द रिस्पेक्ट ऑफ लार्ज एंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेवल गियर, कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ए बेवल गियर इज ए गियर दैट यूजेस टू बेवल गियर टू ट्रांसमिट मोशन बिटवीन एक्सिस कट इन द सेम स्पेस। However, a high pad can transmit power between two intersecting axes. जो नॉर्मल जो स्ट्रेट बेवल गियर या हेलिकल स्पाइरल गियर, इनके जो एक्सिस पॉइंट से कहीं ना कहीं जाके मिलते हैं, लेकिन जो आपका हाइपाइड गियर रहेगा तो समकोण ही, लेकिन इसके एक्सिस नहीं मिलते हैं। सेकंड, द टूथ ऑफ द बेवल गियर कैन बी स्ट्रेट और स्पाइरल, आल्सो नोन एज ए कॉनिकल स्पाइरल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द विड्थ ऑफ द टूथ, यानी फेस विड्थ ऑफ फेस के आधार या डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप ऑफ बेवल गियर कैन बी क्लासिफाइड, बट they can also classify tooth width and circular center step. इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बेवल गियर्स। टाइप्स ऑफ बेवल गियर्स, डिफरेंट टाइप्स के बेवल गियर्स हम इसमें यूज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इनका उपयोग करते हैं। उसमें there are several types of bevel gear based on the shape of their tooth. बेसिकली हम इसके आकार के आधार पे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेट बेवल गियर। स्ट्रेट बेवल गियर हैव स्ट्रेट टीथ. स्ट्रेट बेवल गियर आर यूज्ड टू कनेक्ट द शाफ्ट्स एट एन एंगल एंड द सेंटर इंटरसेक्टिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रेट बेवल गियर रहते हैं, उनकी जो कोणी परिधि रहती है, यानी जो कोनिकल सरफेस है, उस पे उसे एक्सिस के स्ट्रेट टीथ ये करते हैं। और डिफरेंट टाइप्स के इसको जब दो एक्सिसों के पॉइंट अगर 90 डिग्री एंगल में अगर इंटरसेक्ट करते हैं, इसमें हम नंबर ऑफ टू टाइप्स में स्ट्रेट बेवल गियर डिवाइड कर सकते हैं। सपोज करिए अगर टू पॉइंटों के एक्सिस
इन बिटवीन अगर 90 डिग्री एंगल मीन्स अगर उसका पिच कोण एंगल मीन्स 45 डिग्री, यानी जो दो गियर आप यूज कर रहे हो ट्रांसमिशन मोशन के लिए और उसके नंबर ऑफ टीथ भी अगर सेम हो तो उस टाइप के गियर को हम माइटर गियर बोलते हैं। लेकिन लेस देन अगर 90 डिग्री, इफ द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन इज 90 डिग्री एंड गियर्स आर द सेम साइज, द गियर आर कॉल्ड माइटर गियर्स। If the angle of inclination is more or less than 90 degree, the gear called angular bevel gears. Straight bevel gears are used in drilling, milling, shaping, lathe machine to transmission power. जैसा आप शेप में देख सकते हैं, इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। Straight bevel gears are still used in many applications in watch, training of dentist, manual drills, vending machines. In comparison with other types of gears, it is just somewhat incomplete, but is the partially unusable due to noise generating during the operation. थोड़ा आवाज करते हैं। They are also still used in certain sectors such as food packing and carrying lawn and garden equipment, machines such as drill, handling of common materials in the chemical and compression industries of the oil and gas market, flow control valve. तो इस तरह से आप देखा आपने स्ट्रेट टीथ बेवल गियर, जिसका डिफरेंट एक्सिस उसके टीथ रहते हैं, डिफरेंट ट्रांसमिशन मोशन उसके लिए यूज करते हैं। सेकंड हम देखेंगे हाइपाइड गियर। हाइपाइड, दिस टाइप ऑफ गियर इज यूज्ड टू कनेक्ट शाफ्ट्स व्हिच आर एट एन एंगल बट नॉट इंटरसेक्टिंग। ये जो हाइपाइड गियर हम इस्तेमाल करते हैं, ये गियर 90 डिग्री पे तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते, प्रतिच्छेद नहीं करते। ये गियरों का उपयोग ये हेलिकल गियर की तरह ही रहते हैं, बेवल हेलिकल गियर, जिनको नंबर ऑफ हाई स्पीड, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन यानी 1000 पर मिनट रेवोल्यूशन में मूवमेंट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के, आप जानते हैं कि स्पीड गियर बॉक्सेस या डिफरेंशियल बॉक्सेस जो रहते हैं व्हील वगैरह में, वहां पे इसका उपयोग किया जाता है। तो दिस टाइप ऑफ गियर यूज्ड टू कनेक्ट शाफ्ट विच आर एट एन एंगल बट नॉट इंटरसेक्टिंग। Hybrid gear are mainly used in automobile drives. It is used when the axis is vertical but not in same plane. इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? In addition to being used in industrial machines, these are commonly used in the automobile industries and are used to connect In addition to being used in industrial machineries, these are commonly used in the automotive industries and are used to connect axis and drive wheels in vehicles and rear wheel drive. जैसा मैंने आपको बताया कि इसका ज्यादा उपयोग इस्तेमाल हम मोटर वाहनों में यूज करते हैं। जो पीछे का व्हील रहता है उसको मूवमेंट देने के लिए यूज किया जाता है। दे यूज टाइप ऑफ वायल दैट इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ हाई प्रेशर, जो उसके अंदर के वायलिंग वगैरह है उनको भी सर्कुलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। High-pied gear are used in most cases when the speed exceeds 1000 revolution per minute. It is useful for low-speed applications that require very smooth movement and automatic operation. जैसा मैंने आपको बताया था, for gearbox of various speed, the high-pied gear are often used in output stage. यानी ज्यादातर ये आउटपुट ही देने का प्रयास करते हैं and require a high or low torque. The most common application of the high-pied gearbox is the rear axle, particularly in the automotive industry in heavy truck. इसमें एक चीज और है कि जो आपका राइट हैंड गियर है और जो लेफ्ट हैंड यानी गियर पिनियन है, ये आपका जो मुख्य गियर रहता है उसके एक्सिस के नीचे यानी एसेंट्रिक रहता है पिनियन, जिसकी वजह से जो ट्रांसमिशन है वो नीचे की तरफ जाता है, जिसकी वजह से जो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ जाती है। ये ज्यादातर पैसेंजर वगैरह जो वाहन है वहां के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
So its angle, the right spiral of the main gear and the left spiral of the pinion allow the movement of the below the center. This places the transmission shaft in the lower part, is not affected by lower central gravity and does not affect much to the passenger compartment. इस तरह से आपने हाई पैड गियर देखा कि हाई पैड गियर किसे कहते हैं, जो हेलिकल गियर की तरह ही रहते हैं, जो वर्टिकल एक्सिस में रहता है, जो एक प्लेन में नहीं रहता है बट 90 डिग्री एंगल में रहता है। इसका ज्यादातर उपयोग हम वाहनों में यूज करते हैं और डिफरेंट टाइप के नंबर ऑफ रेशन हाई स्पीड और जहां पे अपने को मैग्नेटिक तार की आवश्यकता हो। इसके बाद हम देखते हैं स्पाइरल बेवर गियर। जब स्पाइरल बेवर गियर किसे कहते हैं या हेलिकल गियर, हेलिकल बेवर गियर, जब आपके जो कोणीय परिधि पर या जो कॉनिकल सरफेस है जब वो किसी एंगल में कटे हो तो उसको आप बेवल हेलिकल गियर बोलेंगे। अगर उसी हेलिकल गियर में लॉन्गिट्यूडिनली अगर कर्व हो तो उसको क्या आप बोलोगे, स्पाइरल बेवल गियर। इट इज बेवल गियर विद द टीथ कर्व longitudinally along its length. It is also used to connect the shaft whose axes are intersecting. इसके जो एक्सिस हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। द एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रेट टूथ बेवल गियर इज स्मूथ ऑपरेशन। जैसा आप लोग सभी जानते हैं, जिस पर गियर हेलिकल गियर में आप जानते हैं, इस पर गियर का क्या डिसएडवांटेज है कि उसके जो टीथ कटे रहते हैं वो एक्सिस के पहले कटे रहते हैं, जिससे नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट कम रहता है। लेकिन हेलिकल के होने की वजह से जो आपके टीथ हैं उसका जो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट स्पाइरल की वजह से वो मैक्सिमम कैपेसिटी लोड लेने के लिए सुटेबल रहता है। तो द एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रेट टूथ बेवल गियर इज स्मूथ ऑपरेशन, हाई स्पीड रेंज एंड मोर टॉर्क ट्रांसमिशन। इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? These teeth have deformed teeth. The bevel gear are used in situation where it is important to reverse the direction of rotation of the shaft. जहाँ पे डायरेक्शन रिवर्स डायरेक्शन लेना हो। The spiral bevel gears are twisted to provide a smoother coupling and greater tooth contact compared to straight bevel gear. जैसा मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट टूथ के कंपैरिजन इसमें हेलिकल स्पाइरल होने की वजह से स्मूथली मूवमेंट करता है। दिस रिड्यूस द वाइब्रेशन एंड नॉइज नॉर्मली। स्पाइरल होने की वजह से ये कंपन कम होगा, शोर कम होगा, सच एज ए स्ट्रेट बेवल गियर, जैसा कि स्ट्रेट बेवल गियर में पॉसिबिलिटी रहती है। मूव एट हाई स्पीड में इसको मूवमेंट दे सकते हैं। The spiral bevel gears provide a high level of control over how the teeth match with each other and allow a basic mounted deflection without overloading the load of both ends of the tooth. It can be used at high speed and generally used for motorcycle and bicycle movement. तो इस तरह से हमने इंट्रोडक्शन आपका बेवल गियर देखा, जिसमें बेवल गियर के जगह कटे रहते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के आपने बेवल्स गियर देखे, चाहे वो स्ट्रेट टूथ बेवल गियर हो, हाई पैड गियर हो या स्पाइरल बेवल गियर हो। अब जो स्ट्रेट टूथ बेवल गियर अगर हमको मशीन पे काटना है या इस पर स्ट्रेट टूथ बेवल गियर के पे यहाँ पे मैं आपको एक नोमेनक्लेचर बेवल गियर का दिखा रहा हूँ। एज वेल चाहे वो स्पाइरल हो, बेवल या हाई पैड हो, सभी की टर्मिनोलॉजी एक तरह की है। तो द डेफिनेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज आल्सो द सेम एज पर स्पर गियर। जैसे मैंने आपको बताया था, चाहे उसका आउटसाइड डिमीटर हो, बस यहाँ पे इसकी जो नंबर ऑफ मेजरिंग है अदर एलिमेंट्स की वो लार्ज एंड से ली जाती है, मीन्स आउटसाइड डायमीटर। इसके अलावा इसमें एडेंडम, पिच डायमीटर, पिच सर्कल, होल डेप्थ, वर्किंग डेप्थ एज वेल। इसमें डिफरेंट टाइप्स के हम जो स्पर गियर से सेपरेट करते हैं, जो कुछ इसके एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे हम देखेंगे। द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू दी गियर्स। सबसे पहले देखते हैं पिच कोण।
डिफरेंट टाइप्स के इसमें एलिमेंट्स हैं, पिच कोन्स हैं, पिच कोन एंगल हैं, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं। डेडेंडम, एडेंडम जिससे रिलेटेड उसके डेडेंडम एंगल हैं, डेडेंडम एंगल है, कोन डिस्टेंस है, बैक कोन डिस्टेंस है, गियर का एक्सिस है जिसको आप एक्स पॉइंट बोलते हैं, फेस कोन है, पिच कोन है, रूट कोन है। तो एक एक करके हम सारे इसके जो पार्ट्स हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पिच कोन्स। पिच कोन्स क्या है? These are cones which roll without slipping when is in perpendicular contact. These are same like pitch cylinder of Spranger. Means pitch cone वह है जो पेरिफेरल यानी जो पर संपर्क पर बिना स्लिप हुए जो रोल करता है, जो स्पर्गर के पिच सिलेंडर जो पिच कोन लाइन जनरेट जिस पर होती है आपकी। देन सेकंड कोन एंगल, पिच कोन एंगल जो आपका पिच कोन लाइन है या पिच कोन जनरेटर जो लाइन इन बिटवीन एक्सिस के मध्य जो आपका एंगल बनता है, दिस इज द एंगल सबटेंडेड apex by the axis the pitch cone generator। यानी आपका जो पिच कोन जनरेटर है और आपके गियर के एक्सिस के मध्य जो एंगल बनता है वो पिच कोन जनरेटर कहलाता है। जो जैसे सपोज करिए आप दो मुख्य गियर जो यूज करते हैं, गियर और पिनियन गियर, उन दोनों के जो नंबर ऑफ टीथ रहते हैं उनकी सहायता से आप पिच कोन एंगल डिटरमाइन कर सकते हैं। जब आप दो गियर यूज करते हैं तो एक को आप मेन गियर बोलते हैं, दूसरे को पिनियन बोलते हैं। तो जो पिनियन, जो आपका मेन गियर का जो नंबर ऑफ टीथ रहेगा, जो पिनियन को, उसको जब आप डिवाइड करोगे, सपोज करिए जो आपका मुख्य गियर के जो नंबर ऑफ टीथ है 27 है और जो आपके पिनियन के गियर हैं वो 17 है, तो 27/17 इक्वल टू 1.6 मीन्स आया, तो इक्वल टू 10 थीटा से आप इसको डिटरमाइन कर सकते हैं 56 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, नॉट वैल्यू। देन इसी तरह से आप जब पिनियन का आप पिच कोन एंगल निकालना है आपको, तो आप उसको पिनियन के नंबर ऑफ टीथ को ऊपर ले जाइए 17/27 इक्वल टू जो भी आपका आता है इक्वल टू 36 डिग्री एज एग्जाम्पल। तो आप इस तरह से इसका पिच कोन एंगल याद कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें द कोन डिस्टेंस है। कोन डिस्टेंस किसे कहते हैं? पिच सर्कल पर कोन के केंद्र तक की जो दूरी है उसको आप कोन डिस्टेंस बोलते हैं। दिस इज द लेंथ ऑफ द पिच कोन जनरेटर फ्रॉम द पिच सर्कल टू द एपेक्स। कोन डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? पिच डायमीटर अपॉन, अभी नेक्स्ट पेज में हम आपको डिफरेंट टाइप्स के जो फार्मूले हैं एक एक करके देखेंगे। पिच डायमीटर अपॉन 2 इंटू साइन पिच कोन एंगल। देन आगे दूसरी हेडिंग है बैक कोन। बैक कोन किसे कहते हैं? जहां पे आप बैक कोन रेडियस देख रहे हैं या बैक कोन एंगल जो देख रहे हैं, जो गियर के जो पीछे का जो पोर्शन रहता है जिसपे हमारा बैक कोन एंगल जनरेट किया हुआ है, एंगल बनाया जाता है, उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? बैक कोन बोलते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट हम देखते हैं फेस एंगल। यहां पे आपको डिफरेंट टाइप्स के आप देख सकते हैं जो डायग्राम है। आपका फेस एंगल है, रूट एंगल है, आप यहाँ फेस कोन देख रहे हैं, यानी जो दांतों के ऊपरी तल पर जो जनरेटिंग लाइन है उसको हम फेस कोन, जो पिच कोन जनरेटिंग लाइन है उसको हम पिच कोन, और रूट कोन जो रूट सरफेस पे जो लाइन जनरेट होती है उसको हम रूट कोन। डिफरेंट टाइप्स के आप एडेंडम देखने, एडेंडम जिस तरह से स्क्वायर गियर में डिवाइड रहता है, पिच सर्कल के ऊपर आप एडेंडम, पिच सर्कल नीचे एडेंडम जो
इसके अलावा उसी के अकॉर्डिंग आपका एडेंडम एंगल। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप्स के, इसका आप लार्ज डायमीटर से इसका आप आउटसाइड डायमीटर मेजर कर सकते हैं, रूट डायमीटर में से बैकबोन रेडियस। तो हमारा 5 पॉइंट्स है फेस एंगल। फेस एंगल किसे कहते हैं? दिस एंगल बिटवीन द एक्सिस एंड द टॉप सरफेस ऑफ द स्लिट, मींस जो टिप ऑफ द, जो दांते का टिप सरफेस यानी टॉप सरफेस रहता है, इन बिटवीन पिच कोन सरफेस। जैसा मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कि पिच कोन सरफेस इन बिटवीन टॉप सरफेस कॉल्ड फेस एंगल। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि फेस एंगल किसे कहते हैं कि फेस एंगल जो है वो आपका एडेंडम एंगल प्लस पिच कोन एंगल को जोड़कर बनाया जाता है। मीन्स इसका अगर फार्मूला अगर आप यूज करना चाहें तो फेस एंगल इक्वल टू पिच कोन एंगल प्लस एडेंडम एंगल। So this is the angle between the axis and the top surface of the tooth. This angle is equal to the sum of the pitch cone angle and the addendum angle. This is the angle to which the blank has to be turned. Next heading क्या है? The shaft angle. Shaft angle किसे कहते हैं हम? जब दो गेयर आप गोरों को आप जब ट्रांसमिट देते हैं तो उसके जो गेयर के जो शाफ्ट के एक्सिस हैं, जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इन बिटवीन जो एंगल बनता है उसको आप क्या बोलते हो? शाफ्ट एंगल। शाफ्ट एंगल कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हो? द फर्स्ट गियर यानी पिच कोन एंगल प्लस सेकंड गियर पिच कोन एंगल एज ए पिनियन, देन शाफ्ट एंगल यू डिटरमाइन। नेक्स्ट रूट एंगल किसे कहते हैं? रूट एंगल, दिस इज द एंगल बिटवीन द एक्सिस एंड द रूट सरफेस ए टूथ स्पेस, यानी जो टूथ स्पेस का जो रूट सरफेस है इन बिटवीन एक्सिस कॉल्ड रूट एंगल। इट इज इक्वल टू द पिच कोन एंगल मिनिमम द एडेंडम एंगल। फॉर दिस एंगल द इंडेक्स हेड इज सेट अप कट ऑफ द टीथ ऑफ द बेवल गियर। अगर आप पिच कोन एंगल में से जो एडेंडम एंगल है अगर उसको आप रिड्यूस करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपको रूट एंगल निकलता है। जब आप बेवल गियर जब काटने के लिए आप जब इंडेक्स इसका हेड सेट करते हैं, डिवाइडिंग हेड का, तो कितने एंगल पे आपका बेवल गियर कटेगा वो रूट एंगल ही सेट किया जाता है, इसीलिए उसको हम सेटिंग एंगल भी बोलते हैं। देन 8 नंबर आपका फेस विड्थ। जैसे मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ जो बेवल गियर क्लासिफिकेशन हम फेस ऑफ विड्थ के आधार पे कर सकते हैं। द फेस विड्थ क्या है कि जो आपका टीथ का जो कॉनिकल सरफेस रहता है उस कॉनिकल सरफेस की जो लंबाई होती है पूरे गियर की वो क्या कहलाती है? फेस ऑफ विड्थ ऑफ द फेस, जो कि पिच कोन डिस्टेंस की तिहाई होती है। क्या होती है? तिहाई होती है। तो इसका फार्मूला क्या आप लिखोगे? पिच कोन डिस्टेंस अपॉन 3। अगर मैक्सिमम आपको ज्ञात करना है, मिनिमम के लिए पिच कोन डिस्टेंस अपॉन 4, पिच कोन रेडियस भी बोल सकते हैं आप। 9 नंबर पे आप देखिए एडेंडम एंगल। एडेंडम एंगल किसे कहते हैं? इट इज द एंगल बिटवीन द पिच कोन जनरेटर एंड द टिप सरफेस ऑफ द टीथ। मींस जो आपका एडेंडम एंगल होता है, मींस सपोज करिए आपका जो टॉप सरफेस है इन बिटवीन पिच कोन सरफेस के बिटवीन जो काल आपका एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडेंडम एंगल। जैसा आप फिगर में यहाँ देख सकते हैं ऊपर कि जो टॉप सरफेस है और जो पिच आपका सरफेस है, पिच कोन जो लाइन हमारी जनरेट हो रही है, इन बिटवीन का एडेंडम एंगल। एडेंडम एंगल का फार्मूला क्या है? एडेंडम, यहाँ पे जो मैं आपको और भी इसके जो अभी फार्मूले के थ्रू जो डिफरेंट टाइप के डेफिनेशंस हैं, इसमें डिफरेंट टाइप के, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मैक्सिमम जो लार्ज एंड की तरफ आपको डायमीटर आपका अलग रहेगा और जो रूट डायम वहां पे डायमीटर इसका अलग रहेगा। तो जो आपका एडेंडम लार्ज एंड अलग होगा और एडेंडम लार्ज एंड की तरफ वैल्यू उसकी अलग रहेगी। उसी तरह जहां रूट डायमीटर है वहां पे आपका जो एडेंडम स्मॉल एंड अलग रहेगा और डेडेमन स्मॉल एंड अलग रहेगा।
तो यहाँ पे जब हम एडेंडम एंगल ज्ञात करने की जो बात कर रहे हैं वो एडेंडम लार्जेंड अपॉन पिच कोण डिस्टेंस, आप इससे ज्ञात कर सकते हैं। देन 10 नंबर आपका डेडेंडम एंगल, इट इज द एंगल बिटवीन द पिच कोण जनरेटर एंड द रूट सरफेस ऑफ द टूथ सरफेस। जैसे मैंने आपको बताया डेडेंडम एंगल किसे कहते हैं कि जो आपका पिच कोण जनरेटर रूट सरफेस, जो टूथ स्पेस का जो रूट सरफेस है और पिच कोण सरफेस के बिटवीन जो एंगल बनता है वो आपका डेडेंडम एंगल। इसका फार्मूला आप लिख सकते हैं डेडेंडम अपॉन पिच कोण डिस्टेंस। देन यहाँ पे हम आप देखते हैं कुछ फार्मूलेस हैं जिनको हम आपको उसके डेफिनेशंस और उसके फार्मूले के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन होता जाएगा। यहाँ पे मैं आपको स्टेट टिप बेवल गियर यानी 20 डिग्री जो प्रेशर एंगल है मॉड्यूल में, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो फार्मूलास है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पिच डायमीटर, जैसा एज ए आप यूज करते हो स्पर गियर में तो नंबर ऑफ टीथ इनटू मॉड्यूल, तो पिच डायमीटर इक्वल टू आप यहाँ पे बेवल गियर में भी यूज कर सकते हो तो नंबर ऑफ टीथ इनटू मॉड्यूल। आउटसाइड साइड एब्लिक टिप सर्कुलर डायर जिसको हम बोलते हैं, इसका फार्मूला क्या है मॉड्यूल ब्रैकेट नंबर ऑफ टीथ प्लस 2 cos पिच कोण एंगल। देन एडेंडम लार्जेंड, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो टीथ इसके रहते हैं जो इनका क्रॉस सेक्शन रहता है सेम नहीं रहता है, मैक्स की तरफ इसका एडेंडम रहेगा और लार्ज स्मॉल एंड की तरफ इसका एडेंडम अलग रहेगा। तो एडेंडम लार्ज एंड इक्वल टू मॉड्यूल, जैसा एज वेल आप इस पर गैर में यूज करते हो। देन डेडेंडम लार्ज एंड 1.25 इंटू मॉड्यूल। इसके अलावा वर्किंग डेप्थ जैसा आप इस पर गैर में यूज करते हो 2 इंटू मॉड्यूल। टोटल डेप्थ फार्मूला वही है 2.25 इंटू मॉड्यूल, या आप लिख सकते हो एडेंडम लार्ज एंड प्लस डेडेंडम लार्ज एंड। क्लियरेंस डेडेंडम लार्ज एंड माइनस एडेंडम लार्ज एंड। कोण डिस्टेंस, जैसा मैंने आपको बताया कोण डिस्टेंस किसे कहते हैं जो कोनिकल सरफेस से कोण के केंद्र तक की वो हमारी कोण डिस्टेंस कहलाती है। इसका फार्मूला क्या है जो मैंने आपको बताया था पिच डायमीटर अपॉन 2 sin पिच कोण एंगल। देन आप देखिए फेस विड्थ, दांते की चौड़ाई के आधार पे ही हमारा बेवल गियर का सिलेक्शन क्लासिफिकेशन करते हैं हम। तो फेस विड्थ इक्वल टू कोण डिस्टेंस अपॉन 3, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए कोण डिस्टेंस अपॉन 4। इसी तरह से आप एडेंडम स्मॉल एंड की तरफ का फार्मूला क्या है कोण डिस्टेंस माइनस फेस विड्थ अपॉन कोण डिस्टेंस इनटू एडेंडम लार्ज एंड। देन डेडेंडम स्मॉल एंड कोण डिस्टेंस माइनस फेस विड्थ अपॉन कोण डिस्टेंस इनटू डेडेंडम लार्ज एंड। इस तरह से आप एडेंडम लार्ज एंड और डेडेंडम लार्ज एंड दोनों का वैल्यू याद कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए एडेंडम एंगल, जैसा मैंने आपको बताया tan अल्फा से निकलता है, इसका फार्मूला क्या है एडेंडम अपॉन कोण डिस्टेंस। एडेंडम एंगल किसे कहते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि दांते के टॉप सरफेस इन बिटवीन पिच कोण सरफेस के मध्य आप एडेंडम एंगल बोलते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू एडेंडम अपॉन कोण डिस्टेंस या पिच कोण रेडियस भी बोल सकते हैं। फेस एंगल, फेस एंगल किसे कहते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि दांते के ऊपरी तल और एक्सिस के मध्य इन बिटवीन कॉल्ड फेस एंगल, जो कि पिच कोण एंगल प्लस एडेंडम एंगल की वैल्यू रहती है। तो पिच कोण एंगल प्लस एडेंडम एंगल। देन आप देखिए रूट एंगल, नहीं हाँ रूट एंगल सेटिंग एंगल, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप बेवल गियर की सेटिंग करेंगे डिवाइडिंग हेड पे वर्टिकल एक्सिस में तो आप जो एंगल उसको प्रोवाइड करेंगे कितना एंगल देंगे, सपोज करिए 36 डिग्री है 40 डिग्री है, तो उतना ही एंगल में आपको उसकी सेटिंग करना है, तो उसको हम रूट एंगल या सेटिंग एंगल। तो सेटिंग एंगल का फार्मूला है पिच कोण एंगल माइनस डेडेंडम एंगल। देन बैक कोण डिस्टेंस, जैसे मैंने आपको बताया था
कि जो दांते के जो पीछे का जो सरफेस रहता है, जो पिच कोन सरफेस से जो एक्सिस के मध्य जो डिस्टेंस कहलाता है वो बैक कोन डिस्टेंस कहलाता है। इसका फार्मूला है कोन डिस्टेंस इनटू 10 पिच कोन एंगल। देन 17वां आपका नंबर है वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ फॉर कटर सिलेक्शन। जैसे हम लोग स्पर गियर में अगर हमको 30 का काटना है तो 26 से 34 कटर नंबर 4 आप यूज कर लेते हो, लेकिन हेलिकल गियर में भी क्योंकि उसके जो एंगल हैं डिफरेंट नंबर ऑफ एंगल में कटे रहते हैं, इसलिए उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका नंबर ऑफ टीथ का कटर का जो सिलेक्शन है वो फार्मूले पे आधारित होता है। ठीक इसी तरह बेवल गियर में भी एंगुलर मूवमेंट पे है, तो यहाँ पे भी इसका जो नंबर ऑफ टीथ है उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा फार्मूले के थ्रू। तो नंबर ऑफ टीथ अपॉन कॉस पिच कोन एंगल इसका फार्मूला है। अब जो 18वां नंबर है सीरियल नंबर आपका ऑफसेट फॉर द फर्स्ट फ्लैंक। ऑफसेट फॉर द फर्स्ट फ्लैंक, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ऑफसेट फॉर द फर्स्ट फ्लैंक, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सपोज करिए 30 नंबर और 30 टीथ आपने एंगल सेट कर लिया, मान लो 40 डिग्री आपने सेट कर लिया रूट एंगल को। कोई भी जब बेवल गियर आप काटने जाते हो उसके बाद आपने उसकी इंडेक्सिंग मूवमेंट भी सेट कर लिया, भैया 15 के होल चक्कर में 1 चक्कर 5 होल। पहला टीथ काटा आपने, उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। टीथ पहले जितनी आपको डेप्थ देनी है, उसके बाद जब सारे टीथ आपके कट जाएं तो जो पहला टीथ जो आपने स्टार्ट किया था जब उस टीथ पे आप आएंगे तो वहां पे आपको फिर से आपको उस टीथ के लिए फर्स्ट फ्लैंक मूवमेंट देना पड़ेगा, जो कि क्रॉस स्लाइड के थ्रू देना पड़ता है। मिनिमम 0.345 मिलीमीटर इस तरह से रहती है अगर आप नॉर्मल डायमीटर के अगर बेवल गियर बना रहे हो। और साथ में ही आपको 19 नंबर में देखिए फर्स्ट एंगुलर मूवमेंट ऑफ द ब्लैंक, आपको जो भी 3 या 4 डिग्री आएगा वो भी आपको देना है। तो दोनों को सेटिंग वन टाइम में आप कर लीजिए, फर्स्ट फ्लैंक एंड फर्स्ट एंगुलर मूवमेंट। आप भी जानते हैं कि जो बेवल गियर का जो लार्ज एंड रहता है उस वहां के टीथ मोटे और जो स्मॉल एंड का जो डायमीटर रहता है पतले। तो ये जो टीथ का जो प्रोफाइल मिलता है हमें ये ऑफसेट ऑफ फॉर द फर्स्ट फ्लैंक फर्स्ट एंगुलर मूवमेंट एंड ऑफसेट फॉर द सेकंड फ्लैंक सेकंड एंगुलर मूवमेंट के थ्रू ही मिलता है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जब फर्स्ट तो आप क्या करिए पूरा एक राउंड फिर इसको ले लीजिए। देन आप जब फिर पहले वाले टीथ पे आते हैं तब आप सेकंड फ्लैंक मूवमेंट के लिए जो वैल्यू है उसको स्टार्ट करिए एंड सेकंड जो एंगुलर मूवमेंट है वो एग्जैक्टली नंबर 2 टाइम्स रहेगा, तो वो वैल्यू आप सेट कर लीजिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऑफसेट फॉर द फर्स्ट फ्लैंक इक्वल टू कोन डिस्टेंस माइनस फेस विड्थ अपॉन कोन डिस्टेंस इनटू साइन 90 अपॉन नंबर ऑफ टीथ। इसी तरह फर्स्ट एंगुलर मूवमेंट के लिए 90 अपॉन नंबर ऑफ टीथ। देन 20 नंबर आपका जो फार्मूला है ऑफसेट फॉर द सेकंड फ्लैंक कोन डिस्टेंस माइनस फेस विड्थ अपॉन कोन डिस्टेंस इनटू साइन 180 नंबर ऑफ टीथ। Then 21 second angular movement of the blank from the first offset position, जो आपने पहले लिया था उससे। तो इसका जो फार्मूला है वो है 180 बाय नंबर ऑफ टीथ। ठीक है, अब इसके बाद हम एक एक करके इसके कैलकुलेशन थोड़े थोड़े देखते हैं। एक मैंने एग्जांपल सेट किया है, थोड़ा आप लोग इसको और अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कैलकुलेट ऑल द एलिमेंट्स with their standard proportions required for milling a bevel gear given मॉड्यूल 3। यहाँ पे हमने 3 मॉड्यूल का पिच का एक कटर सेलेक्ट किया है, नंबर ऑफ टीथ 24 है और पिच कोन एंगल 45 डिग्री। आपको पिच कोन एंगल या पिच डायमीटर या नंबर ऑफ टीथ किसी में 2-3 या आउटसाइड डायमीटर क्या ज्ञात होना जरूरी है। सारे एलिमेंट्स को आप ऑटोमेटिकली ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, पहला है हमारा पिच डायमीटर। तो जैसा पिच डायमीटर का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ टीथ इनटू मॉड्यूल।
इक्वल टू 24 इंटू 3 इक्वल टू 72 मिलीमीटर. ओके. देन आउटसाइड अब्लिक टिप सर्कल डायमीटर का फार्मूला है मॉड्यूल अब्लिक नंबर ऑफ टीथ प्लस 2 पिच कोन एंगल ब्रैकेट बंद. इसका जब आप वैल्यू रखोगे 3 ब्रैकेट 24 प्लस 2 इंटू कॉस 45 डिग्री, तो आपकी जो वैल्यू आती है 76.2426 या 76.24 मिलीमीटर आउटसाइड डायमीटर. देन थर्ड आपका एडेंडम लार्ज एंड, जैसा मैंने आपको बताया स्क्वायर गियर एडेंडम इक्वल टू मॉड्यूल इक्वल टू 3 मिलीमीटर. द एडेंडम लार्ज एंड 1.25 इंटू मॉड्यूल 3.5 मिलीमीटर. इसी तरह से आप वर्किंग डेप्थ 2 इंटू मॉड्यूल 2 इंटू 3 इंटू 6 मिलीमीटर. देन टोटल डेप्थ इक्वल टू ब्रैकेट लार्ज एंड ब्रैकेट बंद प्लस डेडेंडम ब्रैकेट लार्ज एंड. तो जो आपके एडेंडम लार्ज की वैल्यू कितनी थी 3 मिलीमीटर और जो आपकी डेडेंडम लार्ज एंड की वैल्यू 3.75. टोटल वर्किंग होल ऑफ डेप्थ कितना हुआ 6.75. देन आप क्लियरेंस के लिए क्या फार्मूला है डेडेंडम लार्ज एंड माइनस एडेंडम लार्ज एंड इक्वल टू 0.75 माइनस 3.00. तो कितना क्लियरेंस आपका बचा 0.75 मिलीमीटर. देन 8 नंबर कोन डिस्टेंस का फार्मूला पिच डायमीटर अपॉन 2 साइन पिच कोन एंगल. तो आपका पिच डायमीटर कितना था 72 2 इंटू साइन 45 डिग्री. तो 72 टू अप्लिक 1.4142 इक्वल टू 50.9121. आप इसको 51 मिलीमीटर भी आप लिख सकते हो. देन फेस विड्थ का फार्मूला क्या है स्पर गियर वगैरह में इसका उतना रूल तो रहता है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है. इक्वल टू कोन डिस्टेंस अपॉन 3. कोन डिस्टेंस आपका कितना आया 51. तो जैसा मैंने आपको बताया था कि फेस विड्थ जो कॉनिकल सरफेस रहता है उसका जो पिच कोन डिस्टेंस रहता है उसका तिहाई होता है. तो 51/3 कितना 16.9707 यानी कि 17 मिलीमीटर. ये क्या कहेगा आपका फेस विड्थ. एडेंडम स्मॉल एंड यानी जो आपका रूट डायमीटर की तरफ जो एडेंडम आपका रहेगा इक्वल टू यहाँ पे एडेंडम इक्वल टू मॉड्यूल नहीं करने का, यहाँ पे कोन डिस्टेंस माइनस फेस विड्थ अपॉन कोन डिस्टेंस इनटू एडेंडम लार्ज एंड. तो आपका कोन डिस्टेंस कितना है 51 माइनस 17 फेस विड्थ अपॉन आप कोन डिस्टेंस 51 इनटू आपका एडेंडम लार्ज एंड. तो ये 3 है. तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 2 मिलीमीटर आया. कितना आया 2 मिलीमीटर. यानी आपका जो लार्ज एंड का एडेंडम है उसमें 3 मिलीमीटर था, इसमें 2 मिलीमीटर है क्योंकि कम हो गया. जैसा मैंने आपको बताया था लार्ज एंड की तरफ मैक्सिमम थिकनेस होती है, उस तरफ थोड़ी कम थिकनेस रहती है. देन डेडेंडम स्मॉल एंड इसका फार्मूला वही सेम रहेगा लेकिन थोड़ा सा चेंज रहेगा. एडेंडम लार्ज एंड की तरह डेडेंडम लार्ज एंड हो जाएगा. तो कोन डिस्टेंस माइनस फेस विड्थ अपॉन कोन डिस्टेंस इनटू डेडेंडम लार्ज एंड इक्वल टू 51 माइनस 17/51 इंटू 3.75. जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 2.5 मिलीमीटर. इस तरह से आप इसके कैलकुलेशन देख सकते हो. देन आपका एडेंडम. एडेंडम किसे कहते हैं जैसे मैंने आपको बताया था द टिप सरफेस ऑफ द इन बिटवीन एक्सिस कॉल्ड एडेंडम एंगल. तो एडेंडम अपॉन कोन डिस्टेंस इसका जो फार्मूला है वो 3/51. तो जब आप tan थीटा से इसको निकालोगे 0.0588 को तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी 3 डिग्री 22 मिनट. तो ये आपका क्या कहलाएगा एडेंडम एंगल. सीरियल नंबर 13 पे देखिए आप डेडेंडम एंगल. डेडेंडम इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू डेडेंडम अपॉन कोन डिस्टेंस. तो डेडेंडम की वैल्यू क्या है 3.75 अब्लिक 51. इसकी जो वैल्यू 0.0735. जब आप लॉग टेबल में या tan थीटा में देखेंगे आप इसको तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 4 डिग्री 12 मिनट. फेस एंगल इक्वल टू फेस एंगल किसे कहते हैं द टॉप सरफेस ऑफ द टीथ
इन बिटवीन एक्सिस कॉल्ड फेस एंगल। तो पिच कोण एंगल प्लस एडेंडम एंगल दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आपकी क्या वैल्यू निकलेगी, फेस एंगल, यानी 48 डिग्री 22 मिनट। पिच कोण एंगल कितना था हमारा 40 प्लस 4 डिग्री 12 मिनट आपका एडेंडम एंगल। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिखा भी है सेटिंग एंगल, जो आपको गियर कटिंग करते समय आपको रखनी है। 16 नंबर आपका बैक कोन डिस्टेंस इक्वल टू कोन डिस्टेंस इंटू 10 पिच कोन एंगल। बैक कोन डिस्टेंस का फार्मूला है कोन डिस्टेंस इंटू 10 पिच कोन एंगल। कोन डिस्टेंस कितना है 51, 10 45 डिग्री, तो 51 इंटू 1 51 यानी सेम रहेगा। 17 वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ फॉर कटर सिलेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको बताया था कि इस पर गियर की तरह टेबल का उपयोग नहीं करना है, यहाँ पे आपको कटर सिलेक्शन निकालना है। तो 24 अपॉन cos 45 डिग्री इक्वल टू 24 अपॉन cos 45 की वैल्यू क्या है 0.7071। तो 24 अपॉन 0.70.71, तो इसकी वैल्यू आपकी 33.94 या 34 टीथ है। यानी जो आपका एक्चुअल नंबर ऑफ टीथ कितना था 24 था। 21 से 25 आप कटर नंबर 5 इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई है। जो आप टेबल जो मैंने आपको बताया था कि किसी भी हिस्पर गियर हेलिकल गियर को काटने के लिए जो हम टेबल इस्तेमाल करते हैं, कटर नंबर 1 में आप 1 to 135, कटर नंबर 2 के लिए 55 से 134, कटर नंबर 3 के लिए 26 से 34, कटर नंबर 4 के लिए। किस तरह से आप सीक्वेंसी आपको जो मैंने टेबल बताया था उसका उपयोग करके ही आपको नंबर ऑफ टीथ का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे 24 अपॉन cos 45 डिग्री, तो वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ फॉर कटर सिलेक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ अपॉन cos पिच कोन एंगल। क्योंकि हम यहाँ पे इसलिए करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि हेलिकल गियर में नंबर ऑफ टीथ एंगल की वजह से इसका जो नंबर ऑफ टीथ और पिच डायमीटर पे इफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से इसका जो नंबर ऑफ टीथ है, जो कटर सिलेक्शन के आधार पे जो नंबर ऑफ टीथ मिलेगा उस पर डिपेंड रहेगा। उसी तरह इसमें भी है, आप पिच कोन एंगल कॉनिकल सरफेस पे किसी एंगल को आप मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपका जो कटर सिलेक्शन है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ फॉर कटर सिलेक्शन है उसका फार्मूला है नंबर ऑफ टीथ अपॉन cos पिच कोन एंगल इक्वल टू 24 अपॉन cos 45। इस तरह से आपको 34 टीथ मिला। तो देयरफॉर कटर नंबर 3 इज सुटेबल। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफसेट फॉर द फर्स्ट फ्लैंक। जैसा मैंने आपको बताया था ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कोई भी गियर, जैसा आप इस पर गियर में आप इंडेक्सिंग अल्टरनेट टीथ का लेते हो या आप इंडेक्सिंग करते हुए जाते हो और काट देते हो नंबर ऑफ जो भी उसका होल ऑफ डेप्थ है, लेकिन यहाँ पे वन रेवल्यूशन में आपका पूरा आपका जो टीथ है वो नहीं कटिंग होते, क्योंकि इसमें जो आपके टीथ बेवल गियर में जो कटते हैं वो कॉनिकल सरफेस रहते हैं, जिसकी वजह से जो आपका लार्ज एंड होता है और स्मॉल एंड रहता है दोनों डिफरेंस रहता है। तो उस प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए आपको फर्स्ट फ्लैंक और फर्स्ट एंगुलर मोमेंट और सेकंड फ्लैंक एंड सेकंड फ्लैंक मोमेंट का उपयोग करना जरूरी रहता है। तो ऑफसेट फॉर द फर्स्ट फ्लैंक इक्वल टू कोन डिस्टेंस माइनस फेस विड्थ अपॉन कोन डिस्टेंस इन नंबर ऑफ टीथ, बताया था पहले। तो इसका कोन डिस्टेंस माइनस 70 अपॉन 51 इंटू साइन 90/24। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 90 को आप 24 से डिवाइड कर दो तो 3 पॉइंट कुछ डेसिमल मिलेगा आपको। तो जो डेसिमल के बाद की जो वैल्यू मिले उसको 60 से आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको 45 मिनट मिल जाएगा।
तो इस तरह से ये अब्लिक 51 इंटू साइन 3 डिग्री 45 मिनट। तो 34/51 इंटू साइन 3 डिग्री 45 मिनट की वैल्यू क्या है? 0.654। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी ये वैल्यू आएगी बहुत ही माइनर, जैसा मैंने आपको बताया था कि 0.0436 मिलीमीटर। नंबर फर्स्ट एंगुलर मोमेंट ऑफ द ब्लैंक, इसका जो फार्मूला है 90 अपॉन नंबर ऑफ टीथ। तो 90 अपॉन 24, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको 3 डिग्री प्लस डेसिमल कुछ मिलेगा, तो उसको आप 60 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको 3 डिग्री 45 मिनट मिल जाएगा। देन 20 नंबर ऑफसेट फॉर द सेकंड फ्लैंक। तो फर्स्ट एंगुलर मोमेंट ऑफ द ब्लैंक इक्वल टू 90 अपॉन नंबर ऑफ टीथ। तो आपको कितना डिग्री मूवमेंट, कितना मूवमेंट करना है? 3 डिग्री 45 मिनट। किसको करना है आपको? जो आपके डिवाइडिंग हेड के लोअर बॉटम पार्ट पर आपका जो सिविल डिग्री का जो निशान रहेगा उसको आपको 3 डिग्री 45 मिनट अप्रोक्सीमेटली उसको सेट करना है। जब वन टाइम आप इसको फर्स्ट प्लैंक और फर्स्ट एंगुलर मोमेंट को आप सेट कर दोगे तो आपका ऑल ओवर टोटल जो है वो, तो वन टाइम पहले आप सबको काट लीजिए जितने नंबर ऑफ टीथ हैं, फिर उसके बाद आप ऑफसेट फॉर द सेकंड फ्लैंक के लिए प्रिपरेशन करिए। फ्रॉम द फर्स्ट ऑफसेट पोजीशन इक्वल टू कॉन डिस्टेंस माइनस फेस विड्थ अपॉन कोन डिस्टेंस इनटू साइन 180 नंबर ऑफ टूथ इक्वल टू कॉन डिस्टेंस कितनी है 51 माइनस फेस विड्थ 17, कॉन डिस्टेंस कितना है 51 इंटू साइन 180/24। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 34/51 इंटू साइन 7 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू 34/51 इंटू 0.1305 इक्वल टू 0.087 मिलीमीटर। ये अपने ऊपर देखिए, अपने ऊपर हाँ ओके, ये जो ऑफसेट वाला है ये आपके ऊपर डिपेंड है। या तो जब आप जैसे फर्स्ट गियर के लिए जब आप टीथ को होल ऑफ डेप्थ दे के जब आप टीथ को मटेरियल को कट करते हैं तो उस सर समय आपका और 5 मिनट रह गया है, थोड़ा जल्दी कर लेना सर। सर फिनिश सर, बस आई एम टेकिंग ओनली 5 मिनट्स, डोंट वरी सर। ओके ओके सर, नो इशू। जो ऑफसेट फॉर द सेकंड, हाँ जो सेकंड जो फ्लैंक है, जो आपको मैंने आपको जैसा मैंने आपको बताया कि जो ऑफसेट हम जो यूज करते हैं वो टूथ प्रोफाइल जो बेवल गियर के रहते हैं उसको शेप को मेंटेन करने के लिए करते हैं, क्योंकि आपके लार्ज एंड की तरफ आपका जो डायमीटर अलग रहता है और जो आपका स्मॉल एंड की तरफ डायमीटर अलग रहेगा। तो जो आप ऑफसेट जो फर्स्ट फ्लैंक को देते हैं तो इसमें आपकी जो वैल्यू मिली है वो 0.04346 मिली है। तो जो आपकी क्रॉस स्लाइड है उस क्रॉस स्लाइड के थ्रू आपके पास अगर उसमें 0.0204 की वैल्यू अगर 0104 जो माइक्रोमीटर जो कॉलर लगी रहती है उसकी सहायता से आपको अपनी तरफ लेना है। क्या लेना है? 0.043। वो बहुत ही माइनर रहेगा, बहुत ही हल्का सा मतलब पता लगता है। और उसी के साथ आपको जो फर्स्ट एंगुलर मूवमेंट 3 डिग्री 45 मिनट रहेगा वो भी उसी समय लेना है। तो 3 डिग्री 45 मिनट आप क्या करेंगे, हल्का से जैसे मैंने आपको बताया था सिविल बेस जो डिवाइडिंग उसके नीचे रहेगा उसको हल्का सा सिविल कर दीजिए। तो आपका जो वन साइड जो आपका फर्स्ट फ्लैंक एंगुलर मूवमेंट था, अब आप कटर को साइड कंप्लीट, फिर देन आप चाहें तो वन पूरा रेवुलेशन पूरे टीथ को दे दीजिए, या दैट टाइम ही आप क्या करिए फिर ऑफसेट आपको क्या करना है, ऑफसेट करना है फिर, यानी नंबर ऑफ 2 टाइम्स होगा। तो ऑफसेट फॉर द सेकंड फ्लैंक फ्रॉम फर्स्ट ऑफसेट पोजीशन कोन डिस्टेंस माइनस फेस विड्थ, इसके लिए आप 0.087 यानी वो देखो डबल हो जाएगा, यानी वहां 0.4 था यहाँ 0.8 हो गया, क्योंकि अगर आप 0.4 ही लेंगे तो सेंटर में आएगा, लेकिन 0.8 लेंगे तो जो सेकंड साइड उसका जो ऑफ फ्लैंक है वो भी मटेरियल को कट करने का प्रयास करेगा।
उसी तरह आप फर्स्ट एंगुलर 45 मिनट, उसमें 3 डिग्री, अब यहाँ देखिए डबल हो गया, यहाँ हो गया 60 डिग्री 30 मिनट। तो मैक्सिमम अगर आप इस कैलकुलेशन की सहायता से और इसके अलावा डिफरेंट मेरा ईमेल वगैरह है ये आपके, इसकी सहायता से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने डिफरेंट टाइप्स के बेवल गियर के डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स, जिसमें आप इंट्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप्स के हम गियर यूज करते हैं, बेवल गियर, डिफरेंट टाइप्स से बेवल गियर, स्पाइरल बेवल गियर, स्ट्रेट बेवल गियर, उसके एप्लीकेशंस आपने देखे, एंड हाईपैड गियर। देन आपने उसके डिफरेंट टाइप्स के उसके एलिमेंट्स आपने देखा, जिसमें फेस एंगल, शाफ्ट एंगल, रूट एंगल, फेस विड्थ, अडेंडम एंगल, रिडेंडम एंगल, एंड डिफरेंट टाइप जो उसके फार्मूलेस, कैलकुलेशंस। तो इसी के साथ मैं अपना टॉपिक्स फिनिश करता हूं, और इसी के साथ मैं निमी डायरेक्टर और निमी ऑफिसर्स श्री रौनक बंदोपाध्याय सर, एंड मैं अपने संस्थान के डायरेक्टर श्री संजय कांत सर, और एचओडी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल के इंचार्ज श्री एल.के. मुखर्जी सर, और हमारे CITES इंचार्ज श्री R.C. मीना का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं इस वर्चुअल ऑनलाइन क्लास के थ्रू टेनिस से कम्युनिकेट हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद।